नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जो आज के बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने बहुत ही स्पष्ट रूप से रखता है और इसके आधार पर कल आपको बाजार में किस तरह की रणनीति रखनी है, चाहे वो इंडेक्स पे हो या स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति, कहां पर आपको अपनी निगाह जमाए रखनी है, ये हम आपको बताते हैं। इसके अलावा कई सेक्टर पर भी खास चर्चाएं करते हैं और इसके साथ ही आपको वीआईपी सेगमेंट में पक्की कमाई वाले कुछ शेयर्स भी बताते हैं। और इस शो में हम एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों का शामिल करते हैं, इसलिए अपने सवाल हम तक कैसे आप पहुंचा सकते हैं, सबसे पहले वो तरीके जान लीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है। सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं तो ट्विटर और फेसबुक यानी एक्स और फेसबुक पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। #KKT स्पेस अपना सवाल, और आपके सवाल को हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। इसके अलावा YouTube के कमेंट बॉक्स में भी आप अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं, लेकिन याद रखिए कमेंट बॉक्स में जो हमारा पैटर्न है वो ये है कि जो सवाल हमें पिछले शो में आए हैं हम पहले उन सवालों को शामिल करते हैं, यानी पिछले शो के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब आज के शो में दिया जाएगा। लाइव जो सवाल होते हैं उनको हम शामिल नहीं करते हैं। इसके अलावा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये है पूरा तौर तरीका जिसके जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और आज आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। शेर खान के विनोद मोदी साहब हमारे साथ हैं और जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। किरण जी और विनोद जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। जरा मार्केट पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो बाजार ने आज 24,400 का स्तर थामे रखा, लेकिन बाजार बंद होने तक जो है वो ऊपरी स्तरों से हमें दबाव देखने को मिला। निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 120 अंक का फिसला और 24,350 के नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी ऊपरी स्तरों से 250 अंक फिसला। अगर इन सब के बीच में आज के मूड माहौल को देखें तो आज बुल्स और बेयर दोनों ही तरफ से आज एक तरह की जोर आजमाइश चलती रही और उसका इंपैक्ट भी हमने देखा। और ये जो टक्कर थी ये आखिर तक रही, यानी बाजार के बंद होने तक भी रही। और ये इंपॉर्टेंट क्यूज हैं जो शायद कल के बाजार को भी संकेत दे रहे हैं कि कल भी इस तरह का जो एक कहते हैं लगातार रसाकशी वो देखने को नजर आ सकती है। और इसका इंपैक्ट देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी हमें देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी आज कांटे की टक्कर साफ तौर पर नजर आई। अब सवाल यह उठता है कि बाजार में कल कहां निगाह रखी जाए, किस तरह की रणनीति अपनाई जाए, क्योंकि आप देखेंगे तो इंटरेस्टिंग दिन आज का भी रहा और कल आज के जो क्यूज नजर आ रहे हैं, आज से जो बाजार के संकेत हैं वो कल के दिन को भी बहुत दिलचस्प बनाने वाले हैं, कल के बाजार को भी बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। और खास तौर पे ऐसे बाजार में बड़े जो प्लेयर्स हैं, बड़े स्टॉक्स जो हैं, उन पर निगाह रखनी होगी एटलीस्ट बाजार की शुरुआत में। और नजर कहां रखनी होगी? नजर रखनी होगी ग्लोबल मार्केट्स पर भी, क्योंकि अब जो इफेक्ट नजर आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट सीजन अब धीरे धीरे एक तरह से एग्जॉस्ट कहेंगे, धीरे धीरे अब जो रिजल्ट्स हैं वो कम होते जाएंगे, तो उनका इंपैक्ट आपको सेक्टर स्पेसिफिक नजर कम आएगा। अब इंपैक्ट ज्यादा ग्लोबल संकेतों का दिखेगा, खबरों का दिखेगा और बहुत सी बातों का दिखेगा। लेकिन भारतीय बाजारों की मैच्योरिटी आज एक बार फिर नजर आई। तमाम संकेतों के बावजूद जो है बाजार इंपॉर्टेंट लेवल्स को थामे हुए है। किरण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मेरा सवाल यही है कि आज बड़ा इंटरेस्टिंग बाजार था और कल के बाजार पर भी ग्लोबल क्यूज की अब जो डिपेंडेंसी है उसका वेटेज जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बताएं कल के बाजार को आप किस तरह से देख रहे हैं, आज के बाजार को किस तरह से आंक रहे हैं?
गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल जैसे आपने बताया कि ये आज डेफिनेटली एक मैच्योरिटी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ओवर द वीकेंड काफी नेगेटिव सेंटिमेंट्स की डेवलपमेंट हुई थी कहीं ना कहीं। काफी रिटेलर एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ओवर द वीकेंड हमको भी काफी फोन रिसीव हुए थे कि भाई जिस प्रकार का सेंटिमेंट क्रिएट हुआ है मंडे को, क्या कुछ बड़ा गैप डाउन हो सकता है या फर्दर क्या एक्शन आ सकता है। सो हमारी जो राय थी वो यही थी कि जिस प्रकार के एलिगेशंस है हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आज एक मेच्योरिटी हमने देखी है कि अब हमारे इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है, हमें डरना नहीं चाहिए। अब बैक टू द मार्केट की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं आज जिस प्रकार से निफ्टी ने 24,200 का लेवल होल्ड रखा है, और बैंक निफ्टी की बात करूं तो 50,000 का लेवल जिस तरह से होल्ड रखा है, हमने लास्ट थर्सडे भी डिस्कस किया था कि 24,400 24,500 एक रेजिस्टेंस जोन है, तो नीचे में 24,200 24,101 सप्लाई जोन, एक सपोर्ट जोन भी है। कोई भी डिप आता है 24,100 24,200 के बीच में तो लॉन्ग कीजिए। 24,200 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर उसके नीचे मार्केट नहीं गया तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में वापस 24,400 के लेवल आ सकते हैं। अब 24,400 के ऊपर हम देख रहे हैं कि डेली चार्ट के ऊपर एक गैप है, कहीं ना कहीं 20 दिन की मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस है, और साथ साथ में 24,400 के ऊपर कॉल राइटर्स आप देखोगे तो काफी हावी है। तो कहीं ना कहीं वो एक रेजिस्टेंस है, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव बायसनेस के साथ ट्रेड हो रहा है। जब तक 24,200 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं देता है तब तक निफ्टी के अंदर बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हो। ऊपर में 24,400 के आसपास 24,500 के आसपास थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कीजिए अगर आपको डर लग रहा है तो। लेकिन ओवरऑल स्टॉप लॉस 24,200 के साथ आपको होल्ड रखना चाहिए मार्केट के अंदर। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 50,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 50,000 के आसपास आप देखोगे तो हर एक वीकली एक्सपायरी के अंदर मैक्सिमम पुट राइटर वहां देखने को हमें मिल रहे हैं। मोमेंटम इंडिकेटर में भी एक बुलिश डाइवर्जेंस बना है। साथ ही साथ 49,600 700 के आसपास 100 डेज मूविंग एवरेज भी है। तो कहीं ना कहीं 49,600 से लेके 50,000 एक एक्यूमुलेशन जोन है। तो यहाँ पे कोई भी डिप आता है इस जोन के अंदर तो आप लॉन्ग कर सकते हो, या तो अगर आपको कोई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैनेज करना है तो 50,000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर 50,000 टूटता है तो आपकी जो भी ओवर लिवरेज पोजीशन है या मैक्सिमम लॉन्ग वहां पे आप एक बार बुक कर सकते हो। और 49,600 के नीचे शॉर्ट जाना है। ऊपर की लेवल पे अगर हम बात करें तो 50,800 का रेजिस्टेंस है। जैसे ही उसके नीचे उसके ऊपर क्लोज देगा मार्केट, माफ कीजिएगा, जैसे ही 50,800 के ऊपर क्लोज देगा हम एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 51,200 300 तक की। तो एक रेंज है 50,800 से 50,000 की, इसी रेंज में रहेगा। आइदर साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन विल लीड द ट्रेंड। बिल्कुल, तो एक बहुत ही स्पष्ट नजरिया किरण जी की तरफ से बाजार के दोनों ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स पर इस वक्त आता हुआ। किन लेवल्स पर आपको नजर रखनी है वो भी उन्होंने आपसे शेयर किया। चलिए बढ़ते हैं आगे और अपने पहले दर्शक के सवाल जो यूट्यूब के जरिए हमारे पास आए हैं पिछले दिनों उनको शामिल करते हैं। गोपाल ठाकुर जी का सवाल लेते हैं। टाटा स्टील पर राय जानना चाहते हैं। 175 की इनकी बाइंग है, 1100 शेयर इनके पास है। विनोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है हमने देखा है कि उन्हीं स्तरों से जो है वो टाटा स्टील में एक गिरावट का ट्रेंड हमें देखने को मिला, और कम से कम पिछले एक महीने में ये जो गिरावट है वो साफ तौर पर नजर आई है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में अगर हम देखें तो एक तरह से कह सकते हैं होल्ड किए हुए हैं, लेकिन आज जो है एक बार फिर कोशिश हुई 150-52 तक के स्तर पे जाने की। क्या 175 तक का लेवल हाल फिलहाल नजर आ रहा है या थोड़ा धैर्य रखना होगा? धन्यवाद प्रशांत जी। आई मीन मैं टेक्निकल पे नहीं बात करूंगा, स्टॉक पे टाटा स्टील पे मैं फंडामेंटली बात करूंगा। फंडामेंटली 3 ऐसी वजह है जिसके वजह से हमारा व्यू टाटा स्टील पे खास नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। नंबर 1, जिस हिसाब से ये चाइनीज स्टील का जो डंपिंग इंडिया में हो रहा है वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, जिसके वजह से प्राइसिंग प्रेशर हमें दिखना मिल रहा है। जुलाई में प्राइस करेक्ट हुए हैं, अगस्त में भी प्राइस थोड़े से करेक्ट हुए हैं, तो आपको ये Q2 या मे बी सेकेंड हाफ में भी आपको प्राइसिंग प्रेशर दिखेगा, जिसका असर कंप्लीटली मार्जिन पे दिखेंगे। पॉइंट नंबर 2, टाटा स्टील का जो भी ग्लोबल ऑपरेशंस है, खासकर यूके में जो भी इनका चल रहा है, वो अभी भी बहुत पॉजिटिव हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उसमें इनका वन टाइम एक्सपेंडिचर अब आ सकता है। और दूसरा कि ग्लोबली अगर ओवरऑल ऑपरेशन को देखें तो कंपेयर टू इंडिया सबड्यूड ही है। रीजन नंबर 3, इनका जो ओवरऑल बोरोइंग देखें तो इट हैज इंक्रीज शार्पली विज़ लास्ट फिस्कल से, और हमें लगता है कि ये बोरोइंग का जो प्रेशर है वो आगे आने वाले समय में भी रहेगा। केवल एक ही चीज जो है कंपनी के लिए पॉजिटिव है, नॉट ओनली विद टाटा स्टील, अक्रॉस मेटल स्पेस के लिए देखें तो डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग है। बट यस, डोमेस्टिक डिमांड के सामने हम जो देख रहे हैं एनएसआर वो प्रेशर में रहेगा, जिसकी वजह से हमारा व्यू ओवरऑल
टाटा स्टील पे कर लो या मेटल सेक्टर पे कर लो उतना पॉजिटिव नहीं है। तो हमारा वी आर स्टिल आई मीन सॉर्ट ऑफ की व्यू नेगेटिव है ये सेक्टर पे और स्टॉक। तो ये है नजरिया टाटा स्टील का विनोद जी की तरफ से। इम्तियाज अंसारी साहब का सवाल लेते हैं। टीटागढ़ रेल पर राय जानना चाहते हैं और 1405 की इनकी बाइंग, लगता है आज की ही खरीदारी इनकी है और इनके भाव से जो है वो एक्शन जो है वो साफ तौर पर स्टॉक पे नज़र आया है और आज हमने देखा कि 7% से ज़्यादा की तेज़ी टीटागढ़ रेल में नज़र आई। न सिर्फ टीटागढ़ रेल में बल्कि आरवीएनएल और तमाम जो रेलवे स्टॉक्स हैं उन सब में आज एक्शन भरपूर नज़र आया। किरण जी, 1405 की बाइंग, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म नज़रिया इनका होगा, बताइए क्या राय होगी? तो टीटागढ़ वैगन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल चार्ट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि प्रीवियसली जो एक रेलवे की थीम चालू हुई थी उस थीम के चलते हुए स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न दे चुके हैं। करीबन अगर आप 3 महीने की बात करो तो मार्च महीने में ये स्टॉक 900 रुपए के आसपास था। जुलाई महीने में इसने 1800 तक के हाई बनाए थे। वहां से अब 1800 के हाई से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली हमने देखा था कि 100 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास काउंटर ने सपोर्ट लिया है। अब आज का जिस तरह का एक रिएक्शन है, एक बुलिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक्स पैटर्न 100 डे की मूविंग एवरेज के आसपास बनी है। अगर आप उसका मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वहां पे भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली इनको होल्ड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है लेकिन 1350 के स्टॉप लॉस के साथ इनको बने रहना चाहिए टीटागढ़ वैगन के अंदर। और ओवरऑल जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, ऊपर में 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज जो 1550 1560 के आसपास है, वहां तक जाने की गुंजाइश रख सकता है। तो डेफिनेटली 1:1 का टारगेट स्टॉप लॉस बन रहा है, बट मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। तो बने रहने की सलाह आपको इम्तियाज मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। गोविंद शुक्ला जी का सवाल लेते हैं। रिलायंस पर राय जानना चाहते हैं। बड़ी शानदार स्तरों पे इन्होंने बाइंग की है, 2178 2178 और धैर्य का परिचय इन्होंने रिलायंस में दिया तो यहाँ पर इनको अच्छा खासा जो है वो मुनाफा होता हुआ। तो रिलायंस पर इस लेवल पे और जिस तरह का मुनाफा इन्होंने बांधा हुआ है, जाहिर सी बात है हाल फिलहाल जिस तरह का एक दबाव देखा है तो थोड़ा सा बेचैनी हो रही होगी कि क्या ये जो भरपूर मुनाफा है उसे बांध लेना अब ठीक रहेगा। बताएं विनोद जी, रिलायंस पे लॉन्ग टर्म नजरिया क्या बन रहा है? 2178 की बाइंग है। जी हाँ, लॉन्ग टर्म 2 मंथ 1 साल 6 मंथ पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी बात करें, मुझे लगता है रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जो आपका पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। रीजन इज क्वाइट सिंपल। जिस हिसाब से इनके इसने डाइवर्सिफाई किया है ओवरऑल बिजनेस बियॉन्ड ऑयल एंड गैस स्पेस, अभी देखें तो इनका जो कंज्यूमर स्पेस का जो बिजनेस है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 50% ऑफ दियर ओवरऑल आई मीन ऑपरेशनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ये चीज मुझे लगता है सस्टेन करेगा। जिस हिसाब से चाहे रिटेल की बात कर ले या टेलीकॉम की बात करें, सब में इंप्रूवमेंट हो ही रहा है। आई मीन आरपू एक जो की पैरामीटर है, हमें लगता है आने वाले समय में भी अगर प्राइस हाइक होता है जो मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड है, उसके वजह से आप देखो आई मीन ओवरऑल ये कंज्यूमर स्पेस में खासकर विद इन द कंपनी वी विल सी अ शार्प इंप्रूवमेंट, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। कैपेक्स जो सबसे बड़ा जो हेडवाइन था कंपनी का, जो कैपेक्स किया जा रहा था, अभी कैपेक्स में कमी आ गई है। वो पॉजिटिव चीज है क्योंकि वो ओवरऑल आपका एफसीएफ जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा आने वाले फिस्कल में। सो कुल मिला के हमारा व्यू काफी पॉजिटिव बनता है। और दूसरी चीज हमें जो नहीं भूलनी चाहिए कि जिस हिसाब से इसने बिजनेस क्रिएट किया उन सबका वैल्यू अनलॉकिंग या एसेट मोनेटाइजेशन वो डेफिनेटली ऑन द कार्ड है। ये इट्स मे बी सूनर और लेटर, बट वो होना ही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को मुझे लगता है सारे डिविजन्स में अच्छे खासा वैल्यू दिखने को मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म पैरामीटर से रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जो आपका पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। तो बेहतर संकेत और पोर्टफोलियो वाला स्टॉक और जिस लेवल पे आपने बाइंग की है वहां से तो ज़बरदस्त मुनाफा आप बना रहे हैं। पवित्रा का सवाल लेते हैं। भारत डायनामिक्स पर राय जानना चाहती हैं। 150 शेयर इनके पास है, 960 रुपए की इनकी बाइंग है। अब हम देख रहे हैं कि आज की जो डिफेंस स्टॉक में गिरावट रही उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट भारत डायनामिक्स में ही रही, लेकिन 960 की चूंकि इनकी बाइंग है तो वहाँ से तो स्टॉक का ऊपर है और अच्छा मुनाफा इनको होता हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है ये इतनी बड़ी गिरावट पे थोड़ी चिंता बनती ही है। बताएं किरण जी, भारत डायनामिक्स 960 की बाइंग है, बने रहना चाहिए या इस गिरावट से अभी फिलहाल घबराने की आवश्यकता नहीं है? सो ओवरऑल बीडीएल की अगर हम बात करें तो
ओवरऑल पीएसयू डिफेंस की अगर हम बात करें, जनरली पीएसयू जो होते हैं डिफेंस उसमें ही होता है, डिफेंस कंपनी। तो बीडीएल की पर्टिकुलरली बात करें तो एक अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। हमने देखा है कि एक शॉर्ट टाइम में काफी अच्छा रिटर्न दे चुका है। तो डेफिनेटली टाइम करेक्शन आना चाहिए। इक्विटी कभी भी एक वर्टिकल शेप में चलती नहीं है, तो ये एक थोड़ा हार्ड बिलीव है, क्योंकि जब प्राइसेस चलते हैं तो लोगों के इमोशंस ऐसे होते हैं कि भाई ये ऊपर ही जाने वाला है, नीचे आएगा ही नहीं। बट कहीं न कहीं बीडीएल का चार्ट अभी अगर आप देखोगे तो हमें तो काफ़ी वीक लग रहा है। ऑलरेडी हमने हमारे इन्वेस्टर्स को इसमें से एग्ज़िट या तो एटलीस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोल दिया है, या प्रॉफिट बुकिंग कर लो, नहीं तो आप 100 डेज़ 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को का ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। लेकिन नई खरीदारी तो हमें नहीं करनी चाहिए। तो अगर किसी के पास है तो मैं वापस यही सलाह दूँगा कि इसकी 100 डेज़ मूविंग एवरेज जो 1260 है उसका स्टॉप लॉस लेना चाहिए। आज उसी को टेस्ट करके उसने एक रिबाउंड तो ज़रूर से दिया है, लेकिन आप इसका डेली चार्ट देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न ब्रेकडाउन है, ये ब्रेकडाउन कर चुके हैं। नो डाउट इसके मोमेंटम इंडिकेटर शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में एक ओवरसोल्ड जोन में होंगे तो एक बाउंस आएगा जरूर, क्योंकि इसमें फोमो भी है। बट नई खरीदारी के लिए तो हम अवॉइड करेंगे। अगर ऊपर में आपको कोई भी 1500-1600 के आसपास लेवल मिले तो एक बार के लिए एग्जिट कीजिए, और नीचे में 1260 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो थोड़ा ऊपरी स्तरों पर कोई मौका बने तो यहां पर एग्जिट करने की आपको सलाह। विकास गुप्ता जी का सवाल लेते हैं। गेल पर राय जानना चाहते हैं। 237 की इनकी बाइंग है, 385 शेयर इनके पास हैं। फिलहाल इनके भाव से थोड़ा ही नीचे है स्टॉक, इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है। आज हमने देखा कि 2% से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो गेल में नज़र आई है। बताएं विनोद जी, क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए गेल में? डेफिनेटली जिस हिसाब से ओवरऑल मैं देख रहा हूँ ये गैस ट्रांसमिशन स्पेस में या इनका जो दूसरा जो पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में जिस हिसाब से इसमें ट्रैक्शन होना चालू हुआ लास्ट 2 क्वार्टर से, वो काफी प्रभावित कर रहा है। और एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये जो चीज है उसमें ट्रैक्शन होता ही रहेगा। वैल्यूएशन वाइज अभी भी काफी कंफर्ट देता है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है कंपनी का। तो मुझे लगता है चूंकि एनर्जी स्पेस के जब भी मैं ओवरऑल बात करता हूँ, और गवर्नमेंट की जो आप देख सकते हैं जो गैस के क्षेत्र में है उन पर ज्यादा फोकस हो रहा है, तो उस हिसाब से आई मीन डायरेक्टली और जो ओवरऑल पॉलिसीज है गैस की वो काफी फेवरेबल आज के डेट में समझ में आ रहा है। तो मुझे लगता है गेल एक ऐसी कंपनी जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट अगर है तो आप बने रहिए। तो बने रहने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे क्योंकि समय सीमा है। फिलहाल बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट की ओर, और ये है वीआईपी शेयर्स। किरण जी, समय कम है इसलिए दोनों ही गेस्ट से मैं चाहूंगा कि फटाफट से अपनी कॉल दें। किरण जी, सबसे पहले आप बताइए वीआईपी पिक के तौर पर क्या पसंद आता है? सो हमारी तरफ से 2 पिक रहेंगे। पहला रहेगा एबीएफआरएल। एबीएफआरएल की अगर आप बात करोगे तो कहीं न कहीं चार्ट पैटर्न के ऊपर आप देख रहे होंगे कि एक अपने पुराने जो सपोर्ट है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है, और एक लॉन्ग बिल्डअप भी हम देख रहे हैं। तो 320 के आसपास कहीं ना कहीं एबीएफआरएल क्लोजिंग है, तो हम लॉन्ग करके जाएंगे। 345 का हमारा टारगेट है, एंड 304 एज स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो शुगर सेक्टर के अंदर से है, बलरामपुर चीनी। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक राइजिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है, तो लॉन्ग पोजीशन करंट मार्केट प्राइस से करके जाएंगे। 495 के आसपास की क्लोजिंग है। 515 हमारा टारगेट रहेगा। 484 स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। बलरामपुर चीनी और इसके साथ ही एबीएफआरएल, ये पसंद आता हुआ किरण जी को। विनोद जी, आप बताएं। जी, मेरे पास 2 पिक्स अपोज है। एक कंज्यूमर स्पेस में, मुझे लगता है कंज्यूमर स्पेस से यहाँ से लाइमलाइट में होनी चाहिए। कंज्यूमर विद इन कंज्यूमर स्पेस से जुबिलियंट फूडवर्क, हमें लगता है जो स्टॉक आज काफी आई मीन लाइमलाइट में रहा है रिजल्ट के बाद। हमें लगता है ये जो रिजल्ट है सॉर्ट ऑफ टर्न अराउंड स्टोरी जो देखने को मिला, जिस हिसाब से कंपनी का एलएफएल ग्रोथ था 3%, एट द टॉप एंड ऑफ द इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन, वो काफी प्रभावित किया। और दूसरी बात है कि जो 12% का इनका ग्रोथ आया ओवरऑल डिलीवरी सेगमेंट में, दैट वाज अगेन इनकरेजिंग। एंड विद ऑल दीज मुझे लगता है विदिन जो इनका जो इन डाइनिंग जो स्पेस है वहां पे भी देखे तो जितने भी कॉम्पिटिटर्स उनसे बेहतर किए हैं कंपनी। तो कुल मिलाकर जिस हिसाब से इनका ट्रैक्शन ओवरऑल कंसिस्टेंट रहा है इन टर्म्स ऑफ एडिंग न्यू आई मीन आउटलेट्स, वो भी बेहतर है। तो मुझे लग रहा है अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से ये बेटर देन इंडस्ट्री अर्निंग ग्रोथ पोस्ट करेगा। वैल्यूएशन वाइज भी ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है 721 जो हमारा इन हाउस टारगेट प्राइस है, मुझे उसके हिसाब से लगता है स्टॉक अभी भी मूवमेंट बाकी है आने वाले समय में।
दूसरी स्टॉक मैं बोलूंगा इंजीनियर्स एंड कैपिटल गुड्स के स्पेस में ये कंपनी न्यू लिस्टेड कंपनी है डीई डेवलपमेंट्स इंजीनियर्स। ये कंपनी इट्स नॉन सॉर्ट ऑफ आई मीन इसे प्रोसेस सॉल्यूशन पाइपिंग के स्पेस में ये लीडर माना जाता है इंडिया में, और काफी इसमें उम्मीद की जा रही है आने वाले समय में, क्योंकि इनका पूरा ग्रोथ अगर देखें तो अगर जैसे मैंने एनर्जी की बात की, गवर्नमेंट का काफी फोकस एनर्जी सेगमेंट में है, ऑयल एंड गैस और पावर सेगमेंट में जितनी भी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस हिसाब से ये कंपनी काफी बेनिफिट होते हुए दिख जा रहा है, क्योंकि इनका जो पाइपिंग जो मैं प्रोसेस पाइपिंग सॉल्यूशन का बात किया उसमें ये लीडर है। कैपेसिटी भी लगभग ये 20% बढ़ाया हुआ है, और ओवरऑल यूटिलाइजेशन लेवल अभी रीजनेबल लोअर लेवल पे है। तो एज एंड वाइल इसका यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ेगा, मुझे लगता है जो प्रॉफिट उसने 24-25 करोड़ की लास्ट फिजिकल में की है, it is likely to see more than 150 crore kind of profit by the end of FY26। तो मुझे लगता है ग्रोथ काफी बेहतर दिख रही है, और वैल्यूएशन के नजरिए से भी आज के रेट में स्टॉक लगभग 16x पे ट्रेड कर रहा है FY26 अर्निंग्स। तो फंडामेंटली काफी बेहतर दिख रहा है स्टॉक को, और मुझे लगता है स्टॉक को इन्वेस्टर अपने रडार में रखनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो 450 के लक्ष्य के लिए डीई डेवलपमेंट में खरीदारी की सलाह, और इसके साथ ही जुबिलेंट फूड पर भी राय। फिलहाल अपने दोनों एक्सपर्ट से हम विदा लेंगे, और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।